हेलो एवरीवन, हियर इज रमन शर्मा। आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो, और आज का वीडियो बड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर आईएलटीएस का राइटिंग टास्क टेबल का वीडियो नहीं डाला। तो डेफिनेटली जो आपको आज का वीडियो जितना सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और डेफिनेटली आप पसंद करोगे और डेफिनेटली आपका जो भी कोई डाउट होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्या क्या गलतियां हमने नहीं करनी और क्या क्या चीजें करनी है जिससे आपका बैंड स्कोर है जो बूस्ट हो। सबसे मेन चीज होती है स्ट्रक्चर, और सबसे और इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हैं। आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से लिखा, बॉडी 1 बॉडी 2 को कैसे लिखा, ओवरऑल को कैसे लिखा। और ध्यान से बात को सुनिए, कभी भी इंट्रोडक्शन के बाद आपने किसी भी राइटिंग टास्क 1 का ओवरऑल बाद में नहीं लिखना। आपने ओवरऑल को बिल्कुल एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ लिखना है। अगर आप पहले लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद लिखोगे, गलत नहीं होगा। मगर ये एक नया ट्रेंड है क्योंकि ये ओवरऑल का क्या मतलब होता है कि आपने सारे को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया और उसके बाद आप अपना ओवरऑल निकालते हो। एक एक स्टेप को क्लियर करूंगा। टेबल को जितना अच्छा और जितना आसान हो सकेगा उतना पढ़ाऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी डेटा को मिस मत करना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर क्या पता चलेगा, इतने मतलब एग्जाम होते हैं उसमें क्या पता चलेगा। सब पता चलता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बीइंग योर आईएलटीएस ट्रेनर, तो आप कभी भी अपने डेटा को मिस नहीं करोगे। अगर मिस किया तो स्कोर कम आएगा। और आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 का जो स्कोर होता है, हाफ बैंड होता है इंट्रोडक्शन का, हाफ होता है ओवरऑल का। मतलब क्या हो गया, एक बैंड हो गया। BP1 और BP2 एक एक बैंड दोनों का होता है। ओवरऑल 3 बैंड स्कोर का जो आपको टास्क 1 मिलता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और आते हैं हमारे आज के टेबल के ऊपर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको गेट करोगे। तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो सबसे पहले हम इसको दैट वुड बी वेरी फाइन। चलो, इसको मैंने फुल स्क्रीन पे किया है, दैट्स ओके। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट ये है, सबसे पहले स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। द टेबल बिलो शोज इंफॉर्मेशन अबाउट population of 60 years old in 6 regions between 2000 and 2001। देखिए, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप कोई मशीन तो नहीं हो, ये बात क्लियर है। मतलब यू पीपल डू नॉट नो एवरी सिंगल वर्ड्स अ सिनोनिम। आपको हर एक का सिनोनिम तो नहीं आता, मगर ऐसा भी नहीं ना, आपने तैयारी भी तो की होगी कि सभी के सभी नहीं आएंगे। मान लीजिए इंट्रोडक्शन को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, और टास्क 1 का इंट्रोडक्शन सभी का सेम होता है और ये बात क्लियर है। जैसे कि द, मैंने द उतारा, सेम द का द। आप इसको इंट्रोडक्शन को मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सिनोनिम से इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। एक एक स्टेप को, वीडियो को काट के मत देखना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। मगर एक वीडियो आपको पूरा टेबल चार्ट क्लियर कर देगा और इसके बाद आपको कभी दोबारा ऐसा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इंट्रोडक्शन सभी में सेम होता है, करने का तरीका क्या है। जैसे कि द यहां पे है तो मैंने यहां पे द लिख दिया, सेम। यहां पे क्या है, टेबल, और मैंने क्या लिख दिया, टेबुलर। और टेबल को हम टेबुलर भी बोलते हैं, और टेबुलर चार्ट मैंने यहां पे लिख दिया। और उसके बाद क्या आ गया, ये बिलो मैंने काट दिया। बिलो क्यों काट दिया, क्योंकि बिलो आती है जस्ट गानों में, जैसे बिलो बगे बिल्ले आदा ना, वो वाली बिलो। तो बिलो हम इसमें नहीं डालेंगे। शोज इंफॉर्मेशन अबाउट, और शोज इंफॉर्मेशन अबाउट का हमारे पास होना चाहिए सिनोनिम। तो हमारे पास शोज का सिनोनिम क्या हो गया, डिपिक्ट्स। आप इलुस्ट्रेट्स भी लिख सकते हो, आप रिप्रेजेंट्स भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इंफॉर्मेशन अबाउट मैंने सीधा डाल दिया। पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का सिनोनिम क्या होना चाहिए, द इंफॉर्मेशन यहां तक हो गया, अबाउट पॉपुलेंस। पॉपुलेशन का सिनोनिम क्या हो गया, पॉपुलेंस। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे दिया हुआ है ऑफ 60 ईयर ओल्ड। 60 ईयर ओल्ड को मैं क्या बोल सकता हूं, ऑफ सीनियर सिटीजन। देखो कितने अच्छे तरीके से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। जिसका मेरे को सिनोनिम आता है मैं उसका लिखता हूं, और जिसका नहीं आता हूं मैं उसको सेम भी लिख सकता हूं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि हर एक वर्ड का आपको सिनोनिम आना चाहिए। आप मशीन थोड़ी ना हो, जिसका सिनोनिम आता है उसका लिखो, जिसका नहीं आता उसको छोड़ दो।
इन 6 रीजन्स, तो मैंने इन 6 कंट्रीज, रीजन का मैंने सिनोनिम यूज कर लिया कंट्रीज। जब कभी भी टास्क 1 में यहां पे बिटवीन हो तो हम नीचे बिटवीन की जगह पे, आप यहां पे हमने बिटवीन लिखा हुआ है ना, मैंने जानबूझकर लिखा क्योंकि मैं आपको ये शो करना चाहता हूं कि जिसका सिनोनिम नहीं आता तो रहने दीजिए, मगर बिटवीन की जगह पे हमेशा 100% आपने क्या लिखना है, फ्रॉम। ऊपर बिटवीन होगा तो नीचे मैं 100% फ्रॉम लिखूंगा, ये रूल है मेरा। बिटवीन की जगह पे क्या आएगा, फ्रॉम। अगर ऊपर फ्रॉम होता तो मैं नीचे बिटवीन कर देता, और फ्रॉम के साथ हमेशा टू आता है, ईयर के बीच में, यहां पे एंड है ना, यहां पे टू आता है, और बिटवीन के साथ एंड। मतलब अगर ऊपर दिया हुआ है बिटवीन 2000 एंड 2010, तो मैंने नीचे क्या लिखना है, फ्रॉम 2000 टू 2010। मतलब बात इतनी है कि ऊपर फ्रॉम है तो नीचे बिटवीन, ऊपर बिटवीन है तो नीचे फ्रॉम, ये रूल है। इंट्रोडक्शन सभी ग्राफ में सेम यूज करना है आपने। कोई चार्ट है, चाहे कोई ग्राफ है, तो आप उसमें कभी भी अपनी मर्जी से चेंज मत करना। तो दूसरी बात क्या आ गई, दूसरी बात मैं देखता हूं इसको, अब ग्राफ को और चार्ट जो भी है हमारा, इसको मैं अच्छे तरीके से देखता हूं। जैसे कंट्रीज देखता हूं कौन कौन सी है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया, जो भी कंट्रीज हैं। मतलब 2000 में ये कंट्रीज क्या थी और 2010 में ये कंट्रीज क्या थी। ध्यान से मेरी बात को देखना बच्चे और सुनना कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, ये बात रूल है। और एक बात बता दूं, आपके लिए एक चैलेंज देता हूं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन करके चैलेंज देता हूं, शायद कोई बच्चा एक्सेप्ट कर सकता है। चैलेंज ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देखता है, अपनी इस एल्बो को, इस जो एल्बो होते हैं ना, इसको कूनी बोलते हैं, अपनी जुबान, अपनी टंग, जीभ, ये वाली, अगर कोई अपनी टंग को एल्बो पे लगा देगा तो मेरी तरफ से आइल्स का फ्री एडमिशन है और आप ट्राई कर सकते हो। तो आइए, ये आपके लिए एक अच्छा सा एक गिफ्ट भी है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही मैं वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ देता रहूंगा। तो जैसे यहां पे मेरे पास क्या है, 6 कंट्रीज हैं, और 6 कंट्रीज, तो 3 को मैं एक पैराग्राफ में लिख दूंगा, 3 को मैं एक पैराग्राफ में लिख दूंगा, दैट्स वेरी ओके। अगर मेरे पास 6 की जगह पे यहां पे 7 होती तो मैं क्या करता, 4 को एक में लिखता, 3 को एक में लिखता। मतलब ये कोई प्रेशर नहीं है कि यार ये कौन सी लिखनी है, ये सब डराते हैं, आपने डरना नहीं है। और आप किसे पता है क्या आता है, अगर आप हर एक की सलाह लोगे ना कि यार कैसे करूं, जितने माइंड उतनी बातें होती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी को भी फॉलो करो, चाहे मेरे को करो, चाहे किसी को करो, बस याद रखना कि फॉलो एक को करो तो एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 कंट्रीज को एक में और 3 को एक में, जैसे जैसे डाटा है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और याद रखना, एक को भी मैं मिस नहीं करूंगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने का तरीका देखना, और उसके बाद आप यकीन मानिए आप बहुत खुश होंगे। और मैं थैंक यू वेरी मच, जो बच्चे मेरे को अमृतसर मिले, मेरे को हरीके पतन रास्ते में मिले जब मैं वहां पे गया था, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। और मेरे को भी अच्छा लगा कि बच्चे कैसे पहचानते कि आप रमन सर हो, तो दिल खुश होता है ऐसी बातें पे। आइए शुरू करते हैं हमारा जो ग्राफ है। तो ग्राफ को शुरू करने के लिए आप इसको ग्राफ भी बोल सकते हो, आप इसको चार्ट भी बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है आपके ऊपर। तो हमने फर्स्ट लाइन को अच्छे तरीके से क्या लिखा, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट। ये बात तो आप राइटिंग टास्क 1 में हर एक में लिख सकते हो कि यार मैंने एनालाइज किया और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर रहा हूं। द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल वॉज, अब देखते हैं कि जो पॉपुलेशन थी, एल्डरली पीपल थे जो, वॉज 5% इन 2000 इन अफ्रीका। मतलब अफ्रीका में 5% थी जो रेशो थी, ओल्ड एज पीपल की जो रेशो थी वो 2000 में 5% थी। ये देखिए मैं आपको शो भी कर देता हूं साथ साथ में, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको टीच करूं। ये देखो हमारा क्या रहा है, ये रहा अफ्रीका और 5% और 2000, ये क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंपैरिजन करेंगे 2010 के साथ कि 2010 में क्या हो गया। यहां पे तो 12% है ना। आप मेरा सेंटेंस लिखने का तरीका देखिए कि क्या होता है। तो बच्चे मैंने क्या किया, पॉपुलेशन थी एल्डरली पीपल 5% थी 2000 में इन अफ्रीका में। हाउएवर, जब आप किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, एक बात को दूसरी बात के साथ आप कंपेयर करते हो, तो आप हाउएवर वर्ड को यूज कर सकते हो।
ओल्ड पीपल पॉपुलेंस, पॉपुलेशन की जगह पे मैंने पॉपुलेंस लिख दिया, वॉज एस्केलेटेड बाय 7% इन 2010 इन सेम नेशन। देखो नेशन सेम था, अफ्रीका था, कितना एस्केलेटेड क्या हो गया, ज्यादा होना, कितना बाय 7%, मतलब पहले कितना था 2000 में 5% था और 7% उसमें ऐड हो गया, तो टोटल कितना बना 12। तो ये देखिए यहां पे मैंने कितने अच्छे तरीके से, यहां पे 5 था और यहां पे 12 है, मैंने ये नहीं लिखा कि यहां 5 था यहां 12 था। एग्जामिनर बोलेगा अरे भाई ये तो सिंपल है, कोई भी लिख देगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बच्चे मैंने क्या ढूंढा कि मैंने पहले नंबर को डाल दिया कि जो पॉपुलेशन थी अफ्रीका में वो 5% थी, मगर उसमें 2010 में हमने क्या किया 7%, ये एस्केलेटेड हो गया, बढ़ गया। तो 7% जब बढ़ा तो 5 प्लस 7 कितने होते हैं 12। तो डेफिनेटली आप इसको गेट कर सकते हो। आइए दूसरा नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, यहां पे 11 है यहां पे 12 है, लिखने का तरीका देखो क्या है, यही तो बैंड स्कोर छिपे हुए हैं। तो आओ इसको हम कैसे कितने अच्छे तरीके से इसको लिखते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको गेट करोगे। तो दूसरा सेंटेंस बच्चे मैंने जो लिखा वो यहां पे था, दैट्स ओके, वेयर एज, ये कॉन्ट्राडिक्ट का सबसे अच्छा वर्ड है वेयर एज, द परसेंटेज ऑफ ग्रे हेयर्ड पीपल। ये देखो कितना अच्छा है, मतलब ओल्ड पीपल को, सीनियर सिटीजन को एक सनानेम और यूज कर लिया, और क्या यूज किया, दैट वुड बी ग्रे हेयर्ड पीपल वॉज ऑलमोस्ट इडेंटिकल इन बोथ ईयर्स इन नॉर्थ अमेरिका। ये देखो मतलब वहां पे क्या था 11% था, 10 साल बाद कितना हो गया 12%, मतलब कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका में जो डिफरेंस था ग्रे हेयर्ड पीपल का वो नेग्लिजिबल था। नेग्लिजिबल क्या होता है, जो थोड़ा फर्क होता है उसको नेग्लिजिबल बोलते हैं। तो आप यहां पे मैंने क्या किया, वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मतलब सेम ही था नॉर्थ अमेरिका में। मैंने कोई नंबर नहीं डाला, मैंने ये नहीं बोला कि 1% का फर्क था या कितने का, मैंने जस्ट ये बोल दिया कि नॉर्थ अमेरिका में भाई जो ग्रे हेयर्ड पीपल थे वो आइडेंटिकल था, मतलब दोनों सेम थे। अब बारी आ गई थर्ड की, एक एक कनेक्टर को नोट करो, क्या टीच करता हूं उसको नोट करो और वैल्यू पता चलेगी। ओल्ड इंडिविजुअल पॉपुलेशन वॉज 22% इन यूरोप इन फॉर्मर ईयर। वेरी गुड, फॉर्मर ईयर कौन सा होता है, पहला ईयर, मतलब बार बार मैं 2000 ये अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने बोला कि जो ओल्ड इंडिविजुअल थे वो 22% थे यूरोप में फॉर्मर ईयर में। और कनेक्टर क्या यूज किया मैंने कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वाइल्स्ट, वाइल्स्ट इन लेटर ईयर। लेटर ईयर कौन सा होता है, जो बाद वाला होता है, फॉर्मर 2000 हो गया, लेटर कौन सा हो गया 2010। तो लेटर ईयर परसेंटाइल, परसेंटेज का सिनोनिम है परसेंटाइल, वॉज डिक्लाइंड, अरे यार वहां पे कम होगी, बाय 12% इन सेम कंट्री। मतलब पहले कितना था 22 था और उसमें 12% कम हो गया। मतलब याद रखो पहले यूरोप में कितना था 22% था, और फॉर्मर ये हो गया, उसमें 12% कम हो गया लेटर में। लेटर कौन सा हो गया 2010, तो 12% कम होने से कितना हो गया 10% तो हो गया। मतलब ये बात ध्यान रखो, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को मैंने एक साइड में लिख दिया और दूसरी साइड में मैं आप लिखने वाला हूं अपनी 3 कंट्री, एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया। और एक बात और शर्त दे सकता हूं आप लोगों को, अगर आप स्नीज करते हो, छींक मारते हो, स्नीज करते टाइम अगर आप लोग आंखें खोल के अपना वीडियो क्लिप बना के कमेंट सेक्शन में डाल दो तो आपको 5000 का एडमिशन और 5000 मैं आपको इनाम के रूप में दूंगा। आपने जस्ट छींक मारना है, स्नीज करना है, मगर आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, आपको देता रहूंगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आइए एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया की बात करते हैं। और एक स्टूडेंट थी मेरी समाना की, वो जीत भी चुकी है, ये उम्मीद करता हूं कि आप जीतोगे कि नहीं। तो दूसरी बात क्या है, ये देखो क्या लिखा मैंने, ग्राफ को लिखने का और चार्ट को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। द टेबल फर्दर कलेक्ट्स, जो टेबल है वो आगे की इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करता है, दैट एल्डरली पीपल पॉपुलेशन वॉज 1 in 10। 1 in 10 क्या होता है 10%, 1 in 10 इसको 10% बोलते हैं। इन फर्स्ट ईयर इन एशिया, एशिया के फर्स्ट ईयर में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 1 in 10 थी इन 2000। ओल्ड इंडिविजुअल परसेंटम वॉज 3-fold इन 2010 इन एशिया। मतलब
पहले उनकी क्या थी, जो परसेंटेज थी वो थी 110, और उसके बाद क्या हो गया, जो परसेंटेज बच्चे आई वो क्या आई कि 3 फोल्ड हो चुकी थी। 3 फोल्ड मतलब कि 3 गुना उसकी परसेंटेज बढ़ चुकी थी। मतलब पहले 10 था, फिर कौन सा आ गया 30। तो आइए देखते हैं कि ये सही है। अरे बाप रे, ये रहा, बिल्कुल एक्यूरेट है। एशिया में पहले 110 था और उसके बाद 30, मतलब 3 फोल्ड हो चुका है। बचे 2, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया। इसको भी ऐसे कर देते हैं हम। आइए देखते हैं कैसे किया मैंने। अगर आप बोर हो रहे हो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना, मेरे को और आता नहीं है ना पढ़ाना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे और कुछ नहीं आता आपके रमन को। इन कॉन्ट्रास्ट हम लिखते हैं जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 9% इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रे हेयर्ड पीपल इन लैटिन अमेरिका इन गिवन टाइम पीरियड। कितना अच्छा लिखा है कि जस्ट 9% का फर्क था दोनों ईयर में ग्रे हेयर्ड पीपल का लैटिन अमेरिका में, जो टाइम गिवन दिया हुआ उस टाइम में। क्योंकि यहां पे 18 था, यहां पे 9 था। मैंने ये नहीं लिखा यहां पे 18 था, उसके बाद यहां पे 9 था। अरे ये स्टाइल पुराना हो चुका है। मैंने क्या किया, लैटिन अमेरिका में दोनों ईयर में 9 का डिफरेंस था, बात खत्म। क्योंकि 9 दूनी 18, तो 9 का फर्क पड़ा। बचा कौन सा लास्ट, ओशिनिया 32% और 36% है। ये बड़े डिफरेंट तरीके से मैं लिखता हूं ऐसी लाइन को। देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा। द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल, प्रोपोर्शन क्या होगी, परसेंटेज होगी, वॉज। अब मैं दोनों परसेंटेज को लिखूंगा पहले। मैंने बोला कि जो प्रोपोर्शन था एल्डरली पीपल का वो 32 एंड 36, क्योंकि पहले में 2000 में 32 था और 2010 में मतलब 2010 में 36 था। मैंने बोला कि प्रोपोर्शन कितना था, 32 एंड 36। दोनों नंबर को इकट्ठा लिखा इन। अब दोनों ईयर को इकट्ठा लिखूंगा, 2000 एंड 2010 इन ओशिनिया रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड बड़ा खतरनाक है भाई, अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि 32% था, मैं इसको और कलर कर देता हूं वाइन, यहां पे 36, मतलब ये 2000 का था, तो 2000 का ये पहले वाला 36 हो गया 2010 का। और ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि मैंने दोनों परसेंटेज को पहले बता दिया और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मैंने ईयर को भी सीक्वेंस में कर दिया। अगर पहले वाली परसेंटेज तो पहले वाला ईयर, दूसरे वाली परसेंटेज तो दूसरे वाला, और रिस्पेक्टिवली। अगर आप ये सेंटेंस डाल दोगे तो एग्जामिनर आपसे 101 इंप्रेस हो ही जाएगा। तो बची बात लास्ट पे, ओवरऑल पे। ओवरऑल में कभी भी आपने अपना मतलब वो नहीं है, कई बार होता है ना कि अपना व्यू देने लगते हैं, अपना कुछ नहीं। सर मेरे को लगता है अगर ना ग्रे हेयर, अगर बूढ़े लोगों की ना थोड़ी सी और केयर हो जाती ना, यूरोप में सर कमाल हो जाता। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो आपको ग्राफ में दिया है आपने वैसा ही करना है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, ओवरऑल में मैंने एक बड़ा एक छोटा, मतलब क्या किया मैंने बच्चे, देखो एक मैक्सिमम और मिनिमम, ओवरऑल कॉमा, मैक्सिमम परसेंटाइल ऑफ एल्डरली पीपल पॉपुलेशन वाज इन ओशिनिया। मतलब जो ओशिनिया जो भी है, ये कंट्री का नेम है, इसमें जो परसेंटेज थी, जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम थी, सबसे ज्यादा थी। हाउएवर कॉन्ट्राडिक्ट मिनिमम परसेंटम ऑफ ओल्ड पीपल वाज इन अफ्रीका। मतलब अफ्रीका में कम थे, मिनिमम थे, और जो ओशिनिया था उसमें मैक्सिमम थे। आइए देखते हैं कि यह बात सच है। देखो ओशिनिया में 32% और 36, मतलब ये तो क्या हो गई, ज्यादा हो गए ना, मैक्सिमम हो गए। और अफ्रीका में 5 था, यार ये सबसे कम हो गया। एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ग्राफ को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, आपको एक बार शुरू से बता सकता हूं मैं। ये देखो मैंने क्या किया, आप सेम फॉलो करो, एग्जाम 100% क्लियर होगा। ये इंट्रोडक्शन था, ये मेरा BP1, ये मेरा BP2 और ये मेरा ओवरऑल। और ओवरऑल हमेशा लास्ट पे करना। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करवाओ। और आप सबके दुआओं से अब 3 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, और डेफिनेटली उस पर एक अच्छी पार्टी भी होनी चाहिए। और आपकी दुआओं के साथ आज रमन आइल्स, मतलब आपका चैनल पंजाब का नंबर 1 चैनल है जो बन चुका है। आपकी दुआएं होंगी तो अब पंजाब को फतेह हमने किया ही किया है आपके प्यार से। तो अब इंडिया की बारी, हम इंडिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब रेस्ट नहीं करेंगे। सो बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के सामने आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच, लव यू, ऑलवेज स्टे ट्यून्ड। रमन शर्मा ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने आता रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन।